हेलो छात्रों, मैं निरंजन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। आज हम अधूरे सेट को पूरा करने वाले हैं, यानी जैक बोर्ड के द्वारा जो प्रकाशित किया गया सेट 1 था, उसमें हम 15 नंबर तक के प्रश्न को हल कर चुके थे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको 15 नंबर से आगे के प्रश्न को हल करना सिखाते हैं या फिर उसको हल करके बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं 16 नंबर प्रश्न को कि 16 नंबर प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जंग लगना जो है एक विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। आखिर इसको विस्थापन अभिक्रिया कैसे कहा जा सकता है? तो जो लोहा होता है या आयरन होता है, वो जल की उपस्थिति में अभिक्रिया करके ऑक्सीजन के साथ और Fe3O4 या फिर जंग का निर्माण करता है। अब ये जंग का जब निर्माण करता है तो हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देता है, और जब बाहर निकालेगा तो उसमें से जो विस्थापन की क्रिया हुई, उसी के कारण हम कह सकते हैं कि जंग लगना एक प्रकार के विस्थापन अभिक्रिया है। अब हम लोग देखते हैं इसके अगले प्रश्न को कि अगला प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है हमारा 17 नंबर सवाल। इसमें हमसे पूछा गया है कि दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और ऑक्सीकरण अभिक्रिया का मतलब होता है कि आखिर किसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो ZNO है उसमें से ऑक्सीजन निकल करके ZN बन चुका है। इसमें तो ऑक्सीजन बढ़ नहीं रहा है, तो ZNO का ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है या फिर उपचयन नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें जो आप कार्बन देख रहे हैं, वो कार्बन में यहाँ ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन जब उत्पाद के रूप में आप देखिएगा तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गया है, यानी कार्बन का उपचयन हो रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही जवाब होगा, यानी इस प्रश्न में सी जो है यानी कार्बन जो है उसका उपचयन हो रहा है। आगे हम लोग देखते हैं इसके अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न 18 नंबर में हमसे क्या पूछा गया है। तो 18 नंबर प्रश्न में देखते हैं कि क्या पूछा गया है। 18 नंबर प्रश्न में हमसे पूछा गया कि दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते चलते हैं कि कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। तो सबसे पहले हम पहला को देखते हैं। पहला में जब आप देखिएगा तो कैल्शियम अभिकारक के रूप में 1 है, यहाँ भी कैल्शियम 1 है। यहाँ पे आप देखिए ऑक्सीजन आपका 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, अभिकारक के रूप में ऑक्सीजन 4 है। और यहाँ पे आप देखिएगा तो ऑक्सीजन आपका कितना हो गया, यहाँ पे उत्पाद के रूप में 3 है और यहाँ पे 1 है, तो 3 और 1 कितना हो गए, 4। अभी तक तो दोनों संतुलित लग रहा है, लेकिन जब आप हाइड्रोजन के पास पहुंचिएगा तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने बच गए हैं, 2। यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है, 2 है। अब देखिए कार्बन कितना है, 1, और यहाँ पे कार्बन कितना है, 3, क्योंकि हॉल क्यूब है ना। अगर हॉल क्यूब है या फिर हॉल थ्राइस है, इसका मतलब कार्बन कितने हैं यहाँ, 3, और यहाँ कार्बन कितना है, 1। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, गलत, यानी ये संतुलित नहीं है। अब ऑप्शन नंबर बी को देखिए। ऑप्शन नंबर बी में जब हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में हमको दिखाई दे रहा है हाइड्रोजन 2 और यहाँ उत्पाद के रूप में हाइड्रोजन 2 दूनी 4, यानी ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, गलत। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके अगले ऑप्शन को। अगला ऑप्शन में एल्युमिनियम 4 दिया हुआ है, जबकि उत्पाद के रूप में एल्युमिनियम 2 है, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन डी को। तो ऑप्शन डी में आप देखिए कॉपर 2 है, उत्पाद के रूप में कॉपर क्या है, 1 है, यानी ये भी असंतुलित है, ये भी संतुलित नहीं है। तो 18 नंबर प्रश्न जो है उसका एक भी उत्तर, एक भी ऑप्शन संतुलित रासायनिक समीकरण का नहीं है, यानी इसमें सभी के सभी ऑप्शन जो है वो गलत हैं। अब हम लोग देखेंगे इसके अगले प्रश्न को, और अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है 19 नंबर प्रश्न में कि दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, यानी किस प्रकार की अभिक्रिया इस रासायनिक समीकरण में हो रहा है।
तो देखिए Pb प्लस CuCl2 है। जब यहाँ अभिक्रिया हो रहा है तो बन जा रहा है PbCl2, यानी Pb जो है वो Cl2 के साथ मिल करके और कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है। और जब कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है तो इसमें कौन सी अभिक्रिया होगी? विस्थापन अभिक्रिया होगी। यानी हम कह सकते हैं कि 19 नंबर का जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका बिल्कुल सही जवाब है। यानी इस अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। अब हम लोग देखते हैं इसके अगले प्रश्न को, जो 20 नंबर प्रश्न है। अब 20 नंबर प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया? दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है? यानी गंधीय सूचक का मतलब गंध के माध्यम से ये पता किया जा सकता है कि वो अम्ल है, क्षार है या लवण है। तो इसमें जो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी यानी प्याज, ये जो प्याज है वो एक गंधीय सूचक के जैसा व्यवहार करता है। इसलिए 20वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका सही विकल्प है। अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को, जो हमसे पूछा गया है 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करते हैं? तो डॉक्टर जो है वो हड्डियों को जोड़ने के लिए नहीं बल्कि केवल स्थिर रखने के लिए, हड्डियों को स्थिर रखने के लिए ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है CaSO4 इंटू हाफ H2O यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को अपने या फिर टूटे हुए स्थान पर लेप लगा देते हैं तो वो हड्डियों को स्थिर रखने का कार्य करता है। तो 21 नंबर का ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 22 को। प्रश्न संख्या 22 में हमसे पूछा गया है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? तो विरंजक चूर्ण का जो सूत्र होता है वो आपका होता है Na2CO3। ये गलत जवाब है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका दिया गया है CaCO3, ये भी गलत जवाब है। अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर सी को। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका दिया गया है CaOCl2, यही आपका सही जवाब है। यानी विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। यानी 22 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प हमारा सही है? विकल्प नंबर सी। और ये जो विकल्प नंबर सी है वो आपका राइट आंसर है। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 23 को कि प्रश्न संख्या 23 में हमसे क्या पूछा गया है। प्रश्न संख्या 23 में पूछ रहा है कि इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है? तो इस अभिक्रिया में या इस चित्र में आप देखिएगा तो मग में विद्युत अपघटनी विधि द्वारा जल को विस्थापित किया जा रहा है या जल को तोड़ा जा रहा है। और जल को तोड़ करके और क्या किया जा रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग किया जा रहा है। तो जब एक अणु टूटकर दो अलग अलग अणुओं में बट जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आखिर ये 23 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही उत्तर है। यानी यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया हो रही है। क्यों? क्योंकि जल जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में टूट रहा है, बट रहा है। अब हम लोग देखते हैं इसके अगले प्रश्न को। 24 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है? टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में जो अम्ल पाया जाता है वो है आपका, टमाटर में जो अम्ल पाया जाता है वो है आपका ऑक्जेलिक अम्ल। और ये जो ऑक्जेलिक अम्ल है वो टमाटर के रस में पाया जाता है। अब हम लोग इसके अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है। तो अगले प्रश्न में हमसे 25 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि तनु 25 नंबर प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि तनुकरण प्रक्रिया में होती है, क्या होती है? तो तनुकरण प्रक्रिया में H3O+ या OH- की सांद्रता में कमी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि इसमें H+ एवं OH- आयन की सांद्रता में कमी हो रही है। एक बात और समझिए, कहीं कहीं बुक में H3O+
कि सांद्रता में वृद्धि नहीं, यहाँ पे कमी दिया हुआ है। तो यहाँ पे वृद्धि दिया हुआ है, इसीलिए ये ऑप्शन डी क्या हो जाता है, छट जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अब हम लोग देखते हैं इसके 26 नंबर प्रश्न को। तो 26 नंबर प्रश्न में हमसे पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है। यानी प्रकाश के माध्यम से अभिक्रिया के द्वारा वो क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है, मतलब बंट जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर है। यानी हम ये कह सकते हैं कि AgBr जो है वो Ag प्लस Br के रूप में टूट जाता है प्रकाशीय वियोजन के कारण या प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया के कारण। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 27 को कि 27 में हमसे क्या पूछा गया है। 27 में पूछा कि अमीबा अपने लिए या अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है। तो इसका सही जवाब होगा कुटपाद। यानी ऑप्शन नंबर सी जो आपका है वो बिल्कुल सही जवाब है। यानी कुटपाद या फिर पादाब के माध्यम से अमीबा जो है वो अपने भोजन को ग्रहण करने का कार्य करता है। अब हम लोग देखते हैं इसके अगले प्रश्न को कि अगले प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। प्रश्न संख्या 28 में हमसे पूछता है कि पाचन प्रक्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है। तो इमल्सीकरण का कार्य करता है पीतरस, जो पित्ताशय से स्रावित होता है और वसा का पाचन या फिर वसा का इमल्सीकरण करने का कार्य करता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं 29 नंबर प्रश्न को। 29 नंबर प्रश्न में हमसे पूछा कि निम्नलिखित में किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो आप देख रहे हैं आम, यानी आम का पौधा बोला गया है, तोड़ा हुआ आम खाने वाला नहीं है। ये आम का पौधा जो है वो पादप ऐसे भी क्या होते हैं, स्वपोषी पोषण करते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं। तो ये आम का जो पेड़ है वो स्वपोषी पोषण करता है। यानी 29 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 30 को कि प्रश्न संख्या 30 में हमसे क्या पूछा गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 30 को। प्रश्न संख्या 30 में हमसे पूछा गया कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं या कितने कोष्ठक होते हैं। तो मानव हृदय में जो होते हैं वो 4 कोष्ठक होते हैं। अब 4 कोष्ठक कौन कौन से हैं, यानी 4 कारखाने कौन कौन से हैं, 4 खाने कौन कौन से हैं। तो इसमें 2 निलय होते हैं और 2 अलिंद होते हैं, यानी बायां अलिंद और दायां अलिंद, बायां निलय और दायां निलय, 4 कोष्ठक पाए जाते हैं मानव के हृदय में। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या बोला। अगला प्रश्न पूछता है कि श्वसन वर्णक किसे कहते हैं। श्वसन वर्णक का मतलब श्वसन जो सांस लेते हैं हम लोग, जब हम लोग श्वास लेते हैं तो श्वास लेने के बाद जो ऑक्सीजन होता है वो किसके माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। तो इसका 31 नंबर का ऑप्शन नंबर बी जो होगा हीमोग्लोबिन, वो हमारा सही उत्तर होगा। इसी के माध्यम से रक्त में किसको, ऑक्सीजन को लेकर के और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 32 को 32 को। इसमें हमसे बोलता है कि उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है। तो उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई जो है वो है नेफ्रॉन, लेकिन यहाँ ऑप्शन में कहीं नेफ्रॉन नहीं दिया गया है। तो नेफ्रॉन को ही वृकाणु भी कहा जाता है। वृक्क का जो छोटा अंश होता है उसको वृकाणु कहते हैं, यानी वृक्क की सबसे छोटी इकाई को भी आप बोल सकते हैं। तो यही उत्सर्जन तंत्र की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई है या फिर क्रियात्मक इकाई है, जिसका नाम है वृकाणु। इसी को हम नेफ्रॉन भी कहते हैं। इसके बाद हम लोग अब देखेंगे 33 नंबर प्रश्न को कि 33 नंबर प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न में हमसे पूछा कि वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। मतलब जब हमारा किडनी खराब हो जाता है और वो रक्त को ठीक ढंग से साफ नहीं कर पाता है, छान नहीं पाता है, तो उसके लिए कौन सा विधि अपनाया जाता है। तो उसके लिए डायलिसिस नामक
एक यंत्र होता है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, रक्त को छानने का काम करते हैं। उसी को हिंदी में हम लोग अपोहन कहते हैं। तो या तो इस ऑप्शन में डायलिसिस लिखा हुआ होता या फिर अपोहन लिखा हुआ होगा। यही हमारा सही उत्तर है, यानी 33 का जो ऑप्शन नंबर बी है अपोहन, वो हमारा सही उत्तर है। अब हम लोग देखेंगे 34 नंबर प्रश्न को। 34 नंबर प्रश्न में हमसे बोला जनन की मूल घटना क्या है। आखिर जनन जब होता है तो उसमें मूल परिघटना क्या होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। यानी डीएनए की प्रकृति बनाना ही सबसे मूल घटना माना जाता है, किसका, जनन का। अब हम लोग देखेंगे इसके अगले प्रश्न को, यानी 35 नंबर प्रश्न। यहाँ पे बोला दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है। तो इसमें दे दिया बहुखंडन, फिर दे दिया मुकुलन, फिर दे दिया विखंडन और एक ऑप्शन नंबर डी में दे दिया पुनरुद्भवन। तो इसमें जो बहुविखंडन है वो आपका विकल्प सही है। यानी बहुविखंडन के द्वारा ये जब बाहर का आवरण जो है वो टूटेगा तो एक ही बार में बहुत तरह के जीव उत्पन्न होंगे, इसीलिए इसको कहा गया है बहुविखंडन। तो 35 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब है। यानी बहुविखंडन के द्वारा इसका जनन होता है। अब आखिर ये है क्या, तो ये है स्पाइरोगाइरा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न 36 में हमसे क्या पूछा गया। तो अगला नंबर 36 में हमसे पूछा गया नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। यानी नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु जब आपस में मिलते हैं तो उस संलयन को या संलयन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है निषेचन। यानी शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में मिलते हैं तो निषेचन की क्रिया होती है। यानी निषेचन की क्रिया ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न, यानी 37 नंबर प्रश्न में कि 37 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं 37 नंबर प्रश्न। 37 नंबर प्रश्न में हमसे पूछा गया कि लड़कों में यौना अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है। यानी कौन सा ऐसा हार्मोन है जो लड़कों में यौना अवस्था के दौरान जो लक्षण होते हैं उसमें नियंत्रण करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका टेस्टोस्टेरोन, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। यानी टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन जो होता है वो लड़कों के यौना अवस्था के कारण जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उस पर नियंत्रण करता है, चाहे वो शुक्राणु के निर्माण का नियंत्रण करे या फिर दाढ़ी मूछ आने लगे उसका नियंत्रण करे। यानी किसी भी प्रकार का जो यौनारंभ के दौरान लक्षण उत्पन्न होते हैं उनको नियंत्रण करने का काम कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन। अब चलिए देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। 38 नंबर प्रश्न। 38 नंबर प्रश्न में हमसे बोला कि सौर स्थिरांक का मान क्या है। यानी सौर स्थिरांक का मान क्या है ये हमसे पूछ दिया प्रश्न, और इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, यानी 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर, यही आपका सौर स्थिरांक का मान होता है, ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न 39 को। 39 में हमसे बोला कि जैव गैस का मुख्य घटक क्या है। तो जैव गैस का जो मुख्य घटक है वो आपका मीथेन होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका 39 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम लोग देखेंगे इसके अगले एवं लास्ट प्रश्न को, यानी 40 नंबर प्रश्न को। महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के जल का ताप और 2 मीटर, सॉरी यहाँ 20 मीटर होना चाहिए था लेकिन 2 मीटर, सॉरी 12 मीटर होना चाहिए था लेकिन 2 मीटर दिया गया है, मीटर की गहराई के जल के ताप में कितना का अंतर होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा 20 डिग्री सेल्सियस। यानी 20 डिग्री सेल्सियस ताप में क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए, तभी जाकर के महासागरीय तापीय ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। या फिर वहां पे जो तापीय विद्युत संयंत्र लगाए जाएंगे उसको लगा करके और विद्युत धारा वगैरह उत्पन्न किया जा सकता है।
तो इस प्रकार से हमारा ये सेट समाप्त हो गया, जो जैक बोर्ड के द्वारा प्रकाशित किया गया था। विज्ञान का पहला नंबर सेट यानी सेट 1 हमारा समाप्त हो गया। यदि आप इसी प्रकार के और भी वीडियो देखना चाहते हैं या फिर और भी सेट के बारे में जानना चाहते हैं, तो इसी वीडियो को या इसी चैनल को आप सब्सक्राइब करें और आगे के वीडियो को देखने के लिए इंतजार कीजिए। अगले वीडियो में आते हैं हम अगले सेट को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।